नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई का एक प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, फर्स्ट पार्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर और बहुत सारे एमसीक्यू की सीरीज़ आपके सामने लाते रहता हूँ। चलिए इन पेपर को देख लेते हैं। 29/10/2020 को ये पेपर हुआ है, इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। फर्स्ट पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एवरेज लोड फ्रॉम द लोड कर्व। 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज का हमारा सेशन 26 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। डिटरमाइन द एवरेज लोड फ्रॉम द लोड कर्व। आपको एक लोड पैटर्न दिया हुआ है। इस लोड पैटर्न से आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लोड आपका एवरेज लोड कितना होगा। तो एवरेज लोड के लिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो आपके लोड से बन रहा है, यहाँ आपका जो लोड से आपका जो पैटर्न बन रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया आपको यहाँ पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर। तो यहाँ पर ये इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आवर। यहाँ पर एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सबसे पहले हम इस एरिया को लेके चलते हैं। तो ये इसको जब आप एरिया लेंगे तो इसका 24 × 40 हो जाएगा, प्लस अब आप ये वाला एरिया ले लीजिए और इस एरिया को लेंगे तो ये आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा इस ड्यूरेशन के लिए, प्लस ये वाली जो ड्यूरेशन है आपकी 20 से लेके 6 के बीच में, तो ये ड्यूरेशन आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी इंटू 14 प्लस अब आप इस पोर्शन को ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4, और ये वाली जो ड्यूरेशन है आपकी 4 × 20, क्योंकि ये यहाँ से जो गैप है आपका ये 20 है, तो यहाँ से 4 × 20 प्लस अब आपका जो एरिया बच गया है वो ये वाला बच गया है। तो इसको आप लेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 2। तो ये टोटल एरिया हो गया डिवाइडेड बाय आपका टोटल जो घंटे हैं इसमें कितने हैं, वो 24 घंटे हैं। तो आपका जो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 50। ये ऐसे लोड कर्व के या लोड पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का सिंपली यही ट्रिक रहता है कि आप उनका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर, तो आपका एवरेज लोड उस ड्यूरेशन के लिए निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग ड्यू टू कांस्टेंट यूज इज नोन एज। तो पावर प्लांट होते हैं और जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो ईयरली उनकी वैल्यू जो रहती है वो डिक्रीज होती जाती है। स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई पावर प्लांट जब बनाते हैं तो उसके जो इनिशियल कॉस्ट रहता है और उसके बाद एक स्क्रैप वैल्यू होती है, उससे वो लास्ट तक बचता है, मतलब लास्ट में उसकी वैल्यू जो रहती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो एनुअल जो यहाँ पर डिप्रिसिएशन बोलते हैं, जैसे हम एनुअल डिप्रिसिएशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IC इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, ये इसका डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है। इसके लिए अलग अलग मेथड होती हैं। नॉर्मली जो हम पावर सिस्टम में 3 मेथड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड होती है, और तीसरा जो होती है वो सिंकिंग फंड मेथड होती है, सिंकिंग फंड मेथड। इनमें सब में अलग अलग किसी के एडवांटेज हैं, किसी के डिसएडवांटेज हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, इसमें हर ईयर के लिए एक निश्चित स्क्रैप वैल्यू, मतलब उतने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे आपका कोई पावर प्लांट है, उसकी हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में खर्च होते जाता है और उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो वो ईयरली कितनी वैल्यू गिर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हर एक साल के लिए वो एक जैसी होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लास्ट का जो पीरियड होता है, मान लीजिए 10 साल में उसकी कितनी वैल्यू गिर चुकी है, तो लास्ट के 7 से लेके 10 साल तक, 7 से लेके 10 साल की जो ड्यूरेशन रहती है उस समय हो सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा गिरती है, स्टार्टिंग में कम गिरती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। और एक जो मैंने क्वेश्चन कई बार देखा हुआ है, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा
लिखा हुआ है कि यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट आपको दे दी जाती है, स्क्रैप वैल्यू दे दी जाती है और लाइफ स्पान दे दिया जाता है। मान लीजिए 10 साल के लिए आपसे बोल दिया है, तो ये दोनों वैल्यू गिवन रहती हैं और आपसे एनुअल डिप्रिसिएशन वो वहाँ पर पूछ लेता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दी हुई रहती हैं, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज इससे आपका रिलेटेड रहता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रेंज यदि आपको बढ़ानी है तो आप उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले आपका जो वोल्टमीटर हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज देखना है, तो इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर यहाँ पर ऐड करते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल में ऐड करने का ये फायदा होता है कि आपका इसका जो हाई रेजिस्टेंस रहता है, मान लीजिए आपने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड किया है, इसमें ये रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है आपका, यहाँ पर करंट फ्लो इसमें से नहीं होगा। करंट फ्लो मतलब बहुत कम होगा यहाँ पर, यदि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो पूरा का पूरा करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा और इससे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो ये मेजर कर पाएगा। तो इसकी लॉस इसमें से ना हो, इसमें से करंट कोई फ्री फ्लो ना हो, अदरवाइज आपका क्या होगा कि इसमें से इस R1 में से करंट कम फ्लो होगा और आपकी रीडिंग जो है वो कम शो करेगा ये। तो इसलिए वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए इन द सीरीज। वहीं यदि हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स जस्ट अपोजिट होता है इसका। वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, या अप्रॉक्स आइडियल की बात करें तो 0 होता है। और वहीं यदि हम, ये आपका वोल्टमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं यदि अमीटर के बारे में क्वेश्चन होता तो यहाँ पर हम अमीटर में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और वो भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अमीटर को किसी भी सर्किट में जब ऐड करते हैं, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज में हम इसको अमीटर को लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर, ये दोस्तों कई बार ये इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर में सीरीज में ही पैरेलल में रेजिस्टेंस क्यों इंसर्ट करते हैं, वो भी पैरेलल में। क्योंकि सर्किट आपका इस सीरीज में कनेक्ट रहता है, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपका जो ओवरऑल अमीटर का रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, यदि आप किसी भी रेजिस्टेंस के यदि पैरेलल में कम वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस अमीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होगी मतलब इस अमीटर में से लॉस कम होगा, या इसकी वजह से इस जो रेजिस्टेंस का करंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि मेजरमेंट आपका एक्यूरेट हो। तो ये आपकी अमीटर के लिए हो गया। अमीटर में आपका पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड किया आपने, वो भी कम वैल्यू का। अमीटर के लिए एक करंट सोर्स के लिए इसमें क्वेश्चन आता है कि करंट सोर्स का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो करंट सोर्स के लिए क्या होगा, तो करंट सोर्स के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज। और साथ में यदि आप कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीरीज और पैरेलल में हम इनको कैसा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम चलते हैं, लेट del Q with a net charge passing through an element in a period of delta t, what is the current passing through that element? तो करंट के लिए I इक्वल टू del Q बाई del T। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, सभी को पता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करते हैं तो ये मेजरमेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हॉरिजेंटल इनपुट टू अ स्कोप इज EM साइन ओमेगा टी। दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। और आपके पास भी यदि कोई पेपर अवेलेबल हो जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मेरी ID avi941573@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि एक हॉरिजेंटल इनपुट टू स्कोप इज EM साइन ओमेगा टी एंड वर्टिकल इनपुट टू द स्कोप इज EM साइन ओमेगा टी
प्लस 30। ये CRO से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेसाजुएस पैटर्न इन द CRO। तो ये CRO के एक हॉरिजेंटल इनपुट रहता है, एक वर्टिकल इनपुट रहता है। इन पर दोनों पर जब आपने सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो जितना इनका फेजर डिफरेंस रहता है उसके बेस पर ये पैटर्न आपका शो होते हैं। अब ये पैटर्न किस टाइप से होंगे, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनका एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा और आपके हमेशा ये क्वेश्चन आप देखते ही इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर फिगर याद रखना है कि आपके पैटर्न किस तरीके से रहेंगे तो आपका एंगल कितना कितना रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसा एक ये इनको ट्रिक है याद रखने के। जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि एक लीनियर लाइन है, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, इस टाइप का यदि पैटर्न है तो आपका एंगल कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। यहां पर आपका यदि कोई ऐसा पैटर्न शो होता है जो कि इलिप्स टाइप से है और यहां पर ये जो रोटेशन है इसका वो क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो एंगल होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच का होगा। ये तीनों एक्सिस, सभी एक्सिस के हम यहाँ पर एंगल भी लिख देते हैं और 270 और ये इसको हम 360 भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका ये पैटर्न हो गया। यदि ये पैटर्न आपका शो हो रहा है तो आपका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा। और यदि आपका पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है तो आपका जो एंगल होगा, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके कई बार आप डायरेक्ट इससे आंसर लगा सकते हैं। केवल आपको सिंपल ये दिमाग में बैठाना रहेगा, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज फॉर्मूले होते हैं फिर इसका फाई इक्वल टू साइन इनवर्स dx डिवाइडेड बाय d, ये कैपिटल dx होता है यहाँ पर, इससे ये कैलकुलेट होता है। यहाँ dx और dx ये होता है, ये जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल dx बोलते हैं और ये जो यहाँ इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस रहती है इसको स्मॉल dx बोलते हैं। तो एक्चुअल में तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो इससे कैलकुलेट होती है, पर हमारा जो हम डायरेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइप का यदि आपको पैटर्न दिखता है तो आपका एंगल जो होगा वो 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा। और यदि आपको इस टाइप का वेवफॉर्म दिखता है और इसकी डायरेक्शन आपकी जो है वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर के इसमें देख रहे होंगे आप क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल जो होगा 270 माइनस 5 डिग्री। यहाँ पर यदि आपका पैटर्न आपको सर्कुलर ही दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये 90 डिग्री होगा। यानी ये वाला जो आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, है ना। पर इसकी डायरेक्शन जब ऐसी होगी क्लॉकवाइज, अदरवाइज इसका जो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये आपकी जो एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और एक और यहाँ पर लास्ट पैटर्न जो हमारा बच गया है उसमें इस तरीके का वेवफॉर्म है और यदि आपकी डायरेक्शन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो एंगल होगा वो 360 माइनस 5 डिग्री होगा, यानी 360 प्लस 270 के बीच में आपका एंगल होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप चाहें तो नोट करके भी रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो निकल कर आती है सारांश से एक तरीके से। तो यदि आपको ये इस फिगर को आपको देख कर बताना है तो आपका एंगल कितना होगा, इस वाले केस में आप क्या लेके चलेंगे, आपका एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। इस वाले केस के लिए यदि आप देखेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका एंगल कितना होगा 90 और 180 के बीच में हो सकता है, या फिर यदि ये डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दी है तो यदि एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन दी होती है तो आपका एंगल होगा 270 माइनस 180 और 270 के बीच में होगा। ये जो सर्कुलर है तो या तो 90 होगा या 270 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए एक है EM साइन ओमेगा टी, एक है EM साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का जो डिफरेंस आया यानी दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री है यानी हमारी जो वेवफॉर्म होगी वो इनके बीच में होगी, 0-90 के बीच में। शेप किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो डैम्पर बाइंडिंग आर यूज्ड इन सिंक्रोनस मशीन। तो डैम्पर बाइंडिंग हम सिंक्रोनस मशीन में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन का, वो उसकी आप कंस्ट्रक्शन इस तरीके से देखते हैं सेलियन पोल वाले में, और यहाँ पर आप इनकी जो पोल फेस रहते हैं या पोल शो भी बोलते हैं इनको, यहाँ पर बाइंडिंग होती है, वो होती है डैम्पर बाइंडिंग। ये डैम्पर बाइंडिंग एक तरीके से आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जैसे ही रहती है, जो कि शॉर्ट रहती है दोनों एंड पर। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर के जैसे इसको रोटेट कराने की कोशिश करती है, इसलिए इसे हम स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और ये मोटर के केस में ये क्या करती है, सेल्फ स्टार्टिंग के जैसे बिहेव करती है, सेल्फ स्टार्टिंग कंडीशन के लिए ये हेल्प करती है। तो इस मेथड को हम सेल्फ स्टार्टिंग मेथड भी बोलते हैं। और ये हंटिंग को भी हमारा बचाती है। हंटिंग दोस्तों क्या होता है, सडन आपकी मोटर या जनरेटर के केस में कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकली लोड आता है आपके रोटर पर, तो रोटर ऑसिलेट करता है। रोटर एक ऑसिलेट करने के बाद एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक आ जाता है, और उसके बाद वो एक पोजीशन ले लेता है। लेकिन इस दौरान यदि आपका स्विंगिंग जो आपकी हो रही है रोटर में, वो आपका यदि ज़्यादा हो गई तो आपका सिंक्रोनिज्म यहाँ पर लूज हो जाएगा, यदि वो सिंक्रोनस नहीं हो पाएगा, और आपका हो सकता है पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है आपका जनरेटर या मोटर के केस में, तो वहाँ पर सिंक्रोनिज्म वहाँ पर फेल हो सकता है। तो इसलिए हम इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक बार इस्तेमाल करते हैं जिनको हम डैम्पर बार बोलते हैं। और ये डैम्पर बार करता क्या है कि इनके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जैसे आप इंडक्शन मोटर में देखते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि आपकी एनएस जो फील्ड है स्टेटर की, वो स्पीड से रोटेट हो रही है, वो इस कंडक्टर को कट करती है, इसके डैम्पर की बाइंडिंग को कट करती है। चूंकि ये शॉर्ट हैं तो ये उसी डायरेक्शन में इनके अंदर जो करंट फ्लो होगा और उसी डायरेक्शन में ये रोटेट होने लगेंगे। तो ये सपोर्ट करते हैं एक तरीके से रोटेशन के लिए। तो स्टार्टिंग में ये मोटर में यहाँ पर स्टार्टिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, या स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जनरेटर में ये हंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हंटिंग आप समझ ही गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट हंटिंग इन द केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर एंड स्टार्टिंग टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर। सही आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है हमारी, वो होती है टेस्ला में। ल्यूमेन यहाँ पर पूछा है, तो ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की। और आपको एक और वेबर यूनिट दी हुई है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। और लक्स आपको दिया हुआ है ये इल्यूमिनेशन से। ये कई बार रिपीट होती रहती हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये कोई वायर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी ये वेलोसिटी दी हुई है इसकी। एक फ्लक्स फील्ड डेंसिटी कितनी है, 1 टेस्ला दी हुई है। फाइंड द EMF इंड्यूस इन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पर आपको EMF इंड्यूस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है VLV sin थीटा। ये नॉर्मली क्वेश्चन में आते रहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। BLV sin थीटा, B आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 1 टेस्ला दी हुई है, L आपको लेंथ दी हुई है जो कि आपको दी है 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे हमने 100 से डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, 50 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा आपकी जो एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच का, वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 12.5 डिग्री। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, BLV sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए बीच में ना छोड़ें। ये पावर स्टेशन हैज़ ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 50,000 किलोवाट। द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। डिटरमाइन द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीक लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका प्लांट कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो आपको गिवन है, ये आपको क्वांटिटीज गिवन है, पीक लोड आपको दिया है, लोड फैक्टर दिया हुआ है, ये प्लांट कैपेसिटी आपको नहीं दिया हुआ है। तो प्लांट कैपेसिटी आपको नहीं दिया हुआ है, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आपको फिर रिजर्व कैपेसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो रिजर्व कैपेसिटी यहां से जो निकल कर आएगी वो होगी प्लांट की कैपेसिटी माइनस पीक लोड। यहां से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू आप पीक लोड की रखेंगे, पीक लोड की आपने वैल्यू रखी तो ये 15,000 डिवाइडेड बाय आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, इनटू लोड फैक्टर आपको दिया हुआ है 50%। यहां से आपका ये निकल कर जो आया 18,750 इसका आंसर निकल कर आया प्लांट कैपेसिटी का। प्लांट कैपेसिटी निकल कर आ गई, आपका पीक लोड आपको पता ही है, तो यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी आपकी निकल कर आ जाएगी, तो होगी 18,750 माइनस आपका पीक जो मैक्सिमम डिमांड है वो 50,000 दी हुई है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ये होगा 3750। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये आपको प्लांट एनुअल लोड दिया हुआ, लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको रिजर्व कैपेसिटी डायरेक्ट पूछा जाता है, यदि ये दोनों फॉर्मूले मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि कभी कभार जो क्वेश्चन होता है वो इससे रिलेटेड भी आ जाता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है। रिजर्व कैपेसिटी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, रिजर्व कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। इक्वल टू पी मैक्सिमम जो डिमांड है इनटू लोड फैक्टर माइनस कैपेसिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है यदि आपको सिंपल रिजर्व कैपेसिटी के बारे में आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पर सिंपल आप पी मैक्स दिया है, लोड फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया है, इनका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट ये आंसर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा 3750। ये किलोवाट में है, इसको आपको ये वाट में है क्योंकि इसका जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 3.7 मेगा वाट में आ जाएगा, ये किलो वाट में शायद। तो ये आपका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3.7 मेगावाट में, ये किलो वाट में है आंसर आपका। तो ये आपका ज़्यादा सूटेबल रहेगा ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम चलें, हमसे क्वेश्चन में पूछा है VT इक्वल टू VM cos ओमेगा t इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव। तो RMS वैल्यू आपसे पूछी हुई है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद आपके हो सकते हैं वेवफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से बनने लगेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आपसे पूछा है RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है, IM/2 होती है। जबकि एवरेज वैल्यू की यदि हम बात करें तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये होती है Imax डिवाइडेड बाय पाई होती है। ये हाफ वेव के लिए है। यहीं यदि हम फुल वेव की बात करें, ये दोस्तों आप नोट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाफ फुल वेव के लिए RMS वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये होती है VM डिवाइडेड बाय √2। यहाँ एवरेज की बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय पाई Imax होती है। एक और जो आपकी वेवफॉर्म होती है वो इस तरीके से कई बार आती है, तो इसकी जो RMS वैल्यू होती है फुल वेव के जैसे ही रहती है। तीसरी जो हमारी वेवफॉर्म होती है वो होती है स्क्वायर वेव। ऐसी कई बार आपने वेवफॉर्म होगी, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी, तो RMS वैल्यू जो होती है वो होती है IM
और इसकी एवरेज वैल्यू भी IM होती है ना। और यहाँ पर एक और आपकी जो वेव फॉर्म होती है वो होती है ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर के लिए आपकी जो RMS वैल्यू होती है वो Imax डिवाइडेड बाय √3 होती है, और एवरेज वैल्यू की यदि हम बात करें तो IM/2 होती है। यहाँ से आपसे एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, एक कई बार फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर आपका फॉर्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर की यदि हम बात करें तो पीक फैक्टर हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। ये आपको दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम हाफ वेव के लिए बात करते हैं तो हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.57 होता है, और इसका जो पीक फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है 2.02 होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पीक फैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हाफ वेव का होता है जो कि होता है 2 होता है। फुल वेव के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए फॉर्म फैक्टर कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 1.11 होता है, और पीक फैक्टर जो इसका निकल कर आता है 1.41 होता है। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इसके लिए फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर सेम ही होंगे। जो हमारी स्क्वायर वेव है इसके लिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर है और पीक फैक्टर है वो दोनों 1 होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर या RMS और एवरेज वैल्यू किस वेव फॉर्म में सेम होती हैं, तो वो होती हैं आपकी स्क्वायर वेव में। और ये ट्राइंगुलर वेव के लिए यदि हम बात करें तो इसका जो पीक फैक्टर निकल कर आता है, फॉर्म फैक्टर निकल कर आता है 1.16 होता है, और जो पीक फैक्टर होता है 1.73। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा पीक फैक्टर किसका होता है, तो वो हाफ वेव का होता है। ऐसी कौन सी वेव फॉर्म है जिसमें RMS एवरेज वैल्यू सेम होती है, तो होती है स्क्वायर वेव। ऐसा कौन सा सबसे मिनिमम RMS वैल्यू किस वेव फॉर्म में मिलती है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो ट्राइंगुलर में RMS वैल्यू होती है। इसकी कितनी होती है, 0.577 IM होती है। सबसे कम किस में RMS वैल्यू मिली है, ये ट्राइंगुलर वेव फॉर्म में। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर बराबर किस में हुए, ये स्क्वायर वेव का और पीक फैक्टर से सबसे ज़्यादा पीक फैक्टर किसका होगा, तो ये आपका हाफ वेव का होगा। ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीटेड होते हैं। तो इसमें तो हमारा सिंपल यही पूछा था कि हाफ वेव में कितना आपकी RMS वैल्यू होती है। तो ये आप इसको नोट करके रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन, सैडेड पोल इंडक्शन मोटर इज यूजुअली इन इफिशियंसी इन बिल्टअप। तो सैडेड पोल मोटर की इफिशियंसी जो होती है लगभग 35% के लगभग होती है, काफ़ी कम होती है। और इसकी जो मैंने कल क्वेश्चन ही बताया था इसमें कि इसका जो डायरेक्शन होती है, एक सैडेड रिंग लगी होती है यहाँ पर इस पर, और ये सैडेड रिंग इसमें जो डायरेक्शन होती है वो अनसैडेड टू सैडेड होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अनसैडेड टू सैडेड होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी सैडेड पोल को हम नॉर्मली टॉयस में इस्तेमाल करते हैं, और ये काफ़ी कम हॉर्स पावर तक बना सकते हैं। ये लगभग 120 से 1/22 हाफ हॉर्स पावर तक की बना सकते हैं। काफ़ी कम रहती है क्योंकि ये खिलौने में इस्तेमाल होती है, इसलिए ज़्यादा हॉर्स पावर की नहीं रहती है ये मोटर, और इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है सैडेड पोल मोटर की। तो यही क्वेश्चन थे, अनसैडेड टू सैडेड इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड टू 3 फेज लैंप। आपको दी हुई हैं 3 लैंप जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इन तीनों लैंप का आपको वॉट दिया हुआ है 60, 40 एंड 100 वॉट। ये कितने वोल्टेज के अक्रॉस जुड़ी हुई हैं, ये 120 वोल्ट के अक्रॉस जुड़ी हुई हैं, L1, L2 एंड L3। आपसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट आपका कितना होगा, तो ये टोटल करंट I और ये इन तीनों का टोटल इक्विवेलेंट जो R होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप इनको, यदि आपके ऑप्शन ऐसे हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लीजिए, I × R = V होना चाहिए आपका। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो 120 के अप्रॉक्स आएगा। या फिर एक और मेथड ये है कि आप तीनों का R1 निकालें। एक का मैं निकाल के बता देता हूं, जैसे लैम्प 1 का आपने निकाला V² / P, तो यहाँ पर R निकल आएगा आपका। तो V² 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P 60, आपने यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 240।
ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे तो वो 360 आएगा, ऐसे ही आप तीसरे का निकालेंगे तो 144 आएगा। इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद इसको आप 120 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट आर डिवाइडेड करेंगे तो आपका करंट वहां से निकल कर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर लें इसको, तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है एक किसी ट्रांसफार्मर का, वो है PCU। यदि आपका लोड जो है वो 25% कर दिए यदि आपने फुल लोड का, तो आपका कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। तो अब न्यू कंडीशन में आपका कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। तो कॉपर लॉस जो होता है वो उसके फुल लोड के प्रोपोर्शनली रहता है, स्क्वायर के। तो आपका यहाँ पर जो लोड है पहले वो PCU था, अब यदि आपने यहाँ पर लोड आपने 1/4 कर दिया, 25% कर दिया, तो आपका नया जो न्यू जो कॉपर लॉस हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, PCU डिवाइडेड बाय 16। तो सही आंसर क्या होगा, PCU डिवाइडेड बाय 16। कॉपर लॉस आपका कम हो जाता है यदि आपने लोड कम कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 500 वाट डिस्चार्ज लैंप आपको दिया हुआ है, करंट है आपका 4 एम्पियर, यूनिटी पावर फैक्टर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड टू इनेबल द लैम्प टू वर्क ऑन 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज में। आपको एक डिस्चार्ज लैंप दी हुई है, करंट दी हुई है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, उसको यदि आपने एक चोक वहां पर लगाने की कोशिश की तो उस चोक की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको 5 वॉट यहाँ पर डिस्चार्ज लैंप की वो पावर दी हुई है। इसके बाद यहाँ से आप I² R लॉस से यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो I² आपको करंट दिया हुआ है, I² R जो लॉस है वो कितना है, 5 वाट। ये आपकी लैंप से आपको यहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 500 डिवाइडेड बाय 16, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी 31.25। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी है आपको, दूसरे वाले केस में जब आपने चोक इस्तेमाल कर दिया तो वहां पर आपकी जेड वैल्यू निकलेगी, क्योंकि इंपीडेंस दोनों केस में, यहाँ पर सिंपल जो पहले वाला केस था उसमें केवल इंडक्टेंस नहीं था, इसलिए आपने आर ही निकाला, क्योंकि पावर जो कंजप्शन हुआ है वो रेजिस्टेंस में ही हुई होगी। दूसरा जो केस है, आपने जब चोक इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, तो आपका इंडक्टेंस भी है प्लस आपका रेजिस्टेंस भी है वहां पर। तो यहाँ पर जो जेड निकलेगा, जेड क्या होगा, अब न्यू केस में जब आपने 220 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये होगा 250 डिवाइडेड बाय करंट यहाँ पर V/I यहाँ पर, तो जेड निकलेगा आपका, ये निकल कर आएगा 62.5। जेड निकल आया। अब आपको सिंपली यहाँ पर L यहाँ पर निकालना है। तो जेड पता है, R पता है आपको, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका जेड का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। यहां से आपको ओमेगा L स्क्वायर इक्वल टू निकल कर कितना आएगा, जेड स्क्वायर यानी 62.5 का स्क्वायर, ये आपने वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, माइनस R², R कितना है 31.25 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो ओमेगा L निकल कर आएगा वो होगा दोस्तों 29.68। ये आपका ओमेगा L स्क्वायर ये निकल कर आ जाएगा। ओमेगा L की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगा 54.12। यहाँ से आपको पता है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ आपकी फ्रिक्वेंसी है, इंटू L इक्वल टू 54.12 आ गया। यहाँ से L जो अब आप निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 0.1723 हेनरी। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा 0.172 हेनरी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में नॉर्मली नहीं कर पाते हैं इतने कम समय में, तो ऐसे क्वेश्चनों को कई बार छोड़ना भी अच्छा रहता है। पर यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर यदि बात करें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन यदि आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा ऑप्शन में सिमिलरिटी है, देखेंगे आप 172 है, ये भी 172 172। केवल यदि आपने यहाँ पर यूनिट चेक कर लिया यहाँ पर
और इनके डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, जो डेसिमल वाला डिजिट है, यदि केवल इतना ही यदि आप कैलकुलेट कर पाए तो उससे भी आप डायरेक्ट यहाँ पर बता पाएंगे, अदरवाइज इतना सॉल्व करना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट पिच कॉइल इन अल्टरनेटर। तो शॉर्ट पिच कॉइल और हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल नॉर्मली हम सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें सिंक्रोनस मोटर के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं वो हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप के जो इतने हार्मोनिक्स रहते हैं, इनमें जो पैरेलल जो इवन वाले रहते हैं ये तो इक्वलाइजिंग की वजह से यहाँ पर हट जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर और जो ट्रिप्लेक्स हार्मोनिक्स रहते हैं, इवन वाले तो रहते ही नहीं है, प्लस आपके जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स है यानी 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये वाले जो हार्मोनिक्स रहते हैं ये हम इनको किसके द्वारा हटा सकते हैं, स्टार या डेल्टा कनेक्शन 60 डिग्री या 120 डिग्री, इसके द्वारा ये हमारा ट्रिपलन हार्मोनिक्स भी हट जाता है। अब हमारी जो मोटर में जो हार्मोनिक्स बजते हैं वो होते हैं 1 5 7 11 13 एंड 17। जो स्टार्टिंग वाले जो हार्मोनिक्स रहते हैं 5th और 7th वाला और जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स रहते हैं इनको ही हटाने के लिए हमें अलग अलग बाइंडिंग के कनेक्शन इसमें करने पड़ते हैं। जो इसको हम हार्मोनिक्स को बोलते हैं डोमिनेंट हार्मोनिक्स, और ये जो हार्मोनिक्स आपके बचे हुए हैं ये हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स बचा हुआ है। तो डोमिनेंट हार्मोनिक्स हैं इनको हटाने के लिए ही हम शॉर्ट पिच बाइंडिंग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और जो हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं इनको हटाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और ये शॉर्ट पिच बाइंडिंग। कभी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस टाइप के हार्मोनिक्स को हटाने के लिए कौन कौन सी बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो डोमिनेंट हार्मोनिक्स हटाने के लिए शॉर्ट पिच बाइंडिंग इस्तेमाल की हमने। हमारे से पूछा है कि शॉर्ट पिच कॉइल अल्टरनेटर में हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट इनमें से सही नहीं है। तो शॉर्ट पिच जब हम बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि हम एक स्लॉट को छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। तो इससे क्या रहता है, मान लीजिए पहले हमारी स्लॉट हमारा इस टाइप से था, यहाँ से गया और यहाँ से निकल कर आ रहा था। दूसरा जब हम शॉर्ट पिच कॉइल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर पहले वाले ही स्लॉट से हम उस कॉइल के दूसरे एंड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इतना हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ हमें करने से क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हमारे जो डोमिनेंट हार्मोनिक्स हैं वो हट जाते हैं, प्लस आपके और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होता है कि आपका जो कॉपर होता है बाइंडिंग का वो यहाँ पर कम हो जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे इस वाली लेंथ में ये ज़्यादा है लेंथ, यहाँ पर जब आपने शॉर्ट कर दिया तो आपके कंडक्टर का जो मटेरियल है वो कम हो गया। तो सबसे पहले जो फायदा होता है वो होता है आपका कॉपर का मटेरियल यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर फायदा होता है वो होता है लेंथ आपकी कम हो जाती है कंडक्टर की। तीसरा जो फायदा है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है, और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन गुड हो जाता, अच्छा हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, और यही आपसे इसमें पूछा गया है। तो पहला हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दिस ए कॉपर ऑफ एंड कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट पिच में हमने कॉपर को सेव किया हुआ है। एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस आर रिड्यूस, तो ये दोनों लॉस भी इसमें कम होते हैं। एंड दे इम्प्रूव द वेवफॉर्म ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, चूंकि हमने हार्मोनिक्स यहाँ पर हटाया है तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग हो या शॉर्ट पिच बाइंडिंग हो, दोनों के केस में आपकी बाइंडिंग जो वेवफॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में आने लगती है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो हार्मोनिक्स को हटाना था, क्योंकि पहले इसकी वेवफॉर्म कुछ अलग टाइप से थी, और अब हमने चूंकि हार्मोनिक्स हटा दिया है तो हमारी प्योर साइनोसॉइडल में ये तब्दील हो जाती है। और इसे ही हम इसका मेन एडवांटेज भी यही होता है कि हमारी वेवफॉर्म जो है दोनों केस में साइनोसॉइडल हो गई है। तो दे इम्प्रूव द वेवफॉर्म ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। कॉपर को सेव करता है, एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस भी हटा दिया उसने, और आपका जनरेटेड ईएमएफ जो है वो वेवफॉर्म यहाँ पर साइनोसॉइडल है।
लास्ट जो ऑप्शन है दे प्रोड्यूस हाई डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स, तो दोस्तों ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये हार्मोनिक्स को हटा रहे हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। तो आपसे पूछा था फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड होते रहते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले आपको वीडियो जो प्रीवियस ईयर के या जो कोई पेपर अभी जैसे राजस्थान जेईई का होने वाला है उसकी